हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज हम देखेंगे इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 क्या कहती है। अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं, उनके बारे में देखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 11 पायदान नीचे गिर गई है और 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी और अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @BPSC राइट ऑफिशियल। यहाँ पर रेगुलर आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है कोयला खनिक दिवस, जो कि 4 मई को मनाया जाता है। ये कोयला खनिकों के प्रयासों और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भारत में पहली कोयला खदान की बात करें तो ये 1774 में स्थापित की गई थी और जगह थी दामोदर नदी के किनारे, रानीगंज कोलफील्ड। भारत के अंदर 4 मई को 2010 से कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में देखें तो खान कार्रवाई में जागरूकता के लिए दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 मई को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है, जो कि इसका 21वां संस्करण है और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी 3 मई को ही जारी किया गया था। इसके अनुसार भारत 11 पायदान नीचे गिरकर 161वें स्थान पर आ गया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और पिछले साल की बात करें तो 2022 में इसकी रैंकिंग 150 थी और 2021 में 142 थी, तो लगातार रैंकिंग नीचे की तरफ जा रही है। इसकी तुलना में पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पिछले साल की रैंकिंग थी 157, जो कि इस बार हो गई है 150। इस सूचकांक में श्रीलंका ने भी सुधार किया है, 135वें स्थान पर है ये। यदि टॉप रैंकर्स की बात करें तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये तीनों ही जो नॉर्वेडियन कंट्रीज हैं, ये तीनों शीर्ष स्थान पर कायम है। इसके अलावा यदि बॉटम रैंकिंग की बात करें तो वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया नीचे के 3 स्थान में शामिल रहे हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA के साथ मिलकर 4 मई को नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया। इसमें चुनिंदा देशों के दूतावास और उच्चायों की भागीदारी देखी गई। इसके अलावा विश्व बैंक, ADB, GICA और KFW भी इसका हिस्सा थे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत का अग्रणी कंटेनर पोर्ट है और इसने केवल 22 घंटे के लिए उल्लेखनीय टर्न अराउंड टाइम के साथ कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। यानी इसने रिकॉर्ड किया है विश्व बेंचमार्क एक तरह का, और ये विश्व बैंक की 2023 की रसद प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में इसको दर्ज किया गया है। ये सफलता 2022-23 के वित्तीय वर्ष में पोर्ट के द्वारा 6.05 मिलियन 20 फुट समतुल्य इकाइयों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैंडलिंग के बाद आई है। इस पोर्ट को नावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और मुंद्रा पोर्ट के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो पहला कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट, और दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के द्वारा संचालित है और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नवी मुंबई में अरब सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसे 1989 को स्थापित किया गया था। तो क्योंकि खबरों में है ये न्यूज़, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा ये मुद्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। भारत ने 4 से 5 मई को गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, यानी संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। मुख्य फोकस था SCO काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स की आगामी बैठक की मूल सामग्री को तैयार करना, जो कि 3-4 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली है। भारत ने सभी संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों को इसके लिए आमंत्रित किया था। यहाँ पर चीनी विदेश मंत्री की दूसरी भारत यात्रा थी और विदेश मंत्री किन गेंग ने मार्च 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक 2 महीने पहले भी भारत का दौरा किया था। एक्चुअली भारत जो है समरकंद में आयोजित हुए 2022 के शिखर सम्मेलन में SCO की रोटेटिंग अध्यक्षता भारत के हिस्से आई है, तो इसलिए SCO की सारी जो मीटिंग्स हैं वो भारत ही कर रहा है मेजबानी। भारत ने हाल ही में SCO रक्षा, परिवहन और NSA स्तर की बैठक भी आयोजित की थी। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो स्थापना 2001 में हुई थी और यह क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। 2 संस्थाएं हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कंटार। इनके द्वारा इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 52% भारतीय आबादी या फिर नंबर्स की बात करें तो 759 मिलियन लोगों को 2022 में महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की सुविधा मिली है।
इन सभी आंकड़ों में 399 मिलियन लोग ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन शहरी भारत से हैं। 2025 तक भारत में कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में कम से कम 56% ग्रामीण भारत से होने की संभावना है। शहरी भारत में 2022 में इंटरनेट विस्तार में केवल 6% की वृद्धि देखी गई है। बिहार की बात करें तो इंटरनेट की पहुंच सबसे कम बिहार में है और सबसे ज्यादा गोवा में है। और वहीं इंटरनेट की पहुंच के मामले में बिहार 32% है, जबकि गोवा 70% तक इंटरनेट की रीच को दर्शाता है। जेंडर की बात करें तो 54% पुरुष हैं और 57% महिलाएं उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा संभावना है कि 2025 तक 65% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करेंगी। इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन, डिजिटल संचार और सोशल मीडिया सेवा के लिए किया गया है। साथ ही इसमें संभावना जताई गई है कि भारतीय अगले ई कॉमर्स गंतव्य के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तेजी से अपना रहे हैं। ई कॉमर्स में ये अच्छी बढ़त दिखाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। इसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में वितरित किया था। और इसके अलावा 7 क्षेत्रीय विजेता विद्यालय और भी रहे हैं, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय पुरी उड़ीसा से है। इसके अलावा चंद्रपुर महाराष्ट्र से, मांड्या कर्नाटक से, हैदराबाद क्षेत्र के लिए। वहीं पर जवाहर नवोदय विद्यालय कठुआ जम्मू और कश्मीर चंडीगढ़ क्षेत्र से सेलेक्ट हुए हैं। पूर्वी खासी हिल्स वन मेघालय या शिलोंग क्षेत्र से, और जयपुर क्षेत्र से कुरुक्षेत्र हरियाणा का, साथ ही लखनऊ क्षेत्र से सहारनपुर का जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्ट हुआ है। युवा संसद योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्म अनुशासन, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों की भावना पैदा करना है। यूएई सरकार ने 4 मई को मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मशीन कैन सी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशंस ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच में साझेदारी के बाद ये आयोजित हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध में स्मार्ट सिटीज मिशन को जून 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले इसकी समय सीमा जून 2023 निर्धारित थी। बहुत सारे राज्यों की जो मिशन के अंतर्गत कार्य थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए इसे बढ़ाया गया है। और 25 जून 2015 को ये मिशन शुरू किया गया था और जनवरी 2016 से 2018 तक 2 चरणों की प्रतियोगिता के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था। लगभग 50 शहरों ने अपनी 75% परियोजनाओं को पूरा कर लिया है, लेकिन बाकी चीजें भी रह गई हैं। इन सरकार ने इन 100 शहरों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रहे हैं और वे भारतीय मूल के हैं। उन्हें 2 जून 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो 14वें अध्यक्ष हैं वो, और विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास की जगह वो लेंगे। बंगा के चुनाव में विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड के 24 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रोज इस वोटिंग से दूर रहा, यानी टोटल 25 सदस्य इस बोर्ड में होते हैं। अजय बंगा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के भी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के भी निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की प्रशासनिक परिषद के भी पदेन अध्यक्ष विश्व बैंक के ही अध्यक्ष होते हैं। यूजीन मेयर जो हैं वो विश्व बैंक समूह के सबसे पहले अध्यक्ष थे। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS ने एक वैश्विक प्रतियोगिता आयोजित की। नाम था G20 टेक स्प्रिंट, जिसका 4था संस्करण है। यह सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो सीमा पार भुगतान है, जो पेमेंट्स हैं, उनको कैसे न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, इस पर है ये। और 4 जून 2023 से आवेदन जमा करने के लिए दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए ये प्रतियोगिता खुली है। पहली बार सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने लद्दाख के आकाश में अरोरा लाइट्स को कैमरे में कैप्चर किया है। तो 360 डिग्री कैमरा में ये कैद किया गया है। अरोरा लाइट्स की बात करें तो ये तब दिखाई देती हैं जब एक तीव्र भू चुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराता है। इतने कम अक्षांश पर अरोरा को देखना बहुत ही दुर्लभ है। आमतौर पर ये अलास्का, नॉर्वे और अन्य कुछ ऐसी कंट्री में बहुत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने कहा है कि सूर्य से एक कोरोनल मास इजेक्शन निकला है और ये लगभग इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया है।
कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान छोड़ा गया आवेशित कण पृथ्वी के निकट पहुंचने पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा हलचल पैदा कर देता है, बिकॉज वो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और यहाँ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। ये कण 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इतना बड़ा भूचुंबकीय तूफान आखिरी बार 2015 में देखा गया था। ट्राई ने कुछ सिफारिशें की हैं जिसमें कहा है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यानी जो असेंशियल सेवाएं होती हैं, असेंशियल जो वस्तुएं होती हैं, उसमें केबल लैंडिंग स्टेशनों को वर्गीकृत किया जाए। इसके अलावा ट्राई ने और भी कुछ अन्य सिफारिशें की हैं, जैसे प्रसारण और केबल क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रीय जल और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सबमरीन केबल बिछाने और मरम्मत को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना चाहिए। ट्राई ने उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम आधारित पोर्टल स्थापित करने की भी सिफारिश की है, ताकि ये पोर्टल एंड टू एंड अंतर विभागीय ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए भी स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समिति की सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय इसे बनाए। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले साल भारत गर्मी के असर को मापने के लिए अपना पहला इंडेक्स लॉन्च करेगा। आईएमडी ने कहा है कि भारत अपनी आबादी पर गर्मी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने और साथ में हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करने के लिए एक समग्र सूचकांक लॉन्च करेगा। हीट वेव के अलर्ट ये देने के लिए है। और आईएमडी ने पिछले सप्ताह ही विभिन्न हिस्सों के लिए एक प्रायोगिक ताप सूचकांक जारी करना शुरू किया है, जिसमें हवा का तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि वास्तव में कितना गर्म है मौसम। आईएमडी अपनी प्रणाली एक बहु पैरामीटर उत्पाद जिसे हीट हैजर्ड स्कोर कहा जाता है, इसके साथ ये कार्य करेगा। हैजर्ड स्कोर लगभग 2 महीने में तैयार हो जाएगा और ये अगले गर्मी के मौसम तक चालू हो जाएगा। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि 2000 से 2009 की तुलना में और 2010 और 2019 के बीच में हीट वेव की संख्या 24% बढ़ गई। हालांकि 2015 के बाद इसमें थोड़ा गिरावट का रुझान रहा है। 2023 में भारत ने 1901 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू किया। उसके बाद से 2023 का जो साल है वो अभी तक का सबसे गर्म फरवरी वाला साल रहा है। 3 मई को मिस्र के काहिरा में भारत मिस्र विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौरे का आयोजन हुआ। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापार और वाणिज्य और निवेश पर अपने संबंधों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कैसे ग्लोबल साउथ की भागीदारी शामिल हो सके, इस पर विचार विमर्श हुआ। पिछली बार 2015 में ये परामर्श हुआ था। एयर कैरियर गो फर्स्ट एयरवेज ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन समाधान कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया है। इससे पहले आप देखेंगे तो जेट एयरवेज ने 2019 में दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद भारत में सबसे पहली ये बड़ी एयरलाइन बनी थी जो कि दिवालिया हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान नियम 1937 के उल्लंघन के लिए गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया था। अब कंपनी ने अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया है और इसके फाइनली कार्रवाई के लिए आवेदन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दायर किया है। स्वैच्छिक दिवालियापन का मीनिंग होता है कि कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसका व्यवसाय अब दिवालिया हो गया है और इसे सुलझाने के लिए अब किसी की मदद की जरूरत है। ये जो परिसमापन है इसके शुरू होने की तिथि के 270 दिन के भीतर पूरा किया जाना होता है। कोई भी कंपनी स्वैच्छिक दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने शेयरधारकों और लेनदारों से अनुमोदन के बाद ही आगे बढ़ सकती है। PSLV C55 मिशन के द्वारा PSLV कक्षीय प्रयोग मॉड्यूल यानी PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 को सफलतापूर्वक ले जाया गया। इसके पहले 22 अप्रैल को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसरो ने इस मॉड्यूल को बनाया है। इसका उद्देश्य है गैर सरकारी संस्थाएं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम करने वाले अनुसंधान संस्थान कक्षा में अपने प्रयोगों का परीक्षण कर सके, यानी ऑर्बिट्स में सीधा जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इसमें काम करने वाले वे कक्षा में प्रयोग कर सके, इसके लिए है ये मिशन। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टीलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 दोनों शामिल हैं और दोनों ही सिंगापुर के उपग्रह हैं। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन को अंडमान और निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। खबर इसलिए हमने ली है कि अंडमान और निकोबार जो कमांड है वो भारत में एकमात्र संयुक्त सेवा कमांड है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमांड के लिए मॉडल के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, साजू बालकृष्णन।
30 अप्रैल को पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकृष्ण को समाजवादी नेता के रूप में उनके प्रयास पहचानते हुए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वे आदिवासियों, दलितों और गरीबों के लिए लड़ते हुए कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुरोध पर 1958 से 60 के दौरान राजस्थान के भरतपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों और खेत मजदूरों को संगठित भी किया था। आपातकाल के दौरान वे कई बार कैद भी हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण और लोहिया के नेतृत्व में भी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारतीय मूल की अभिनेत्री मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप मिलेगी। मीरा सयाल ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका हैं और ये फेलोशिप 14 मई को लंदन में बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड्स के दौरान दी जाएगी। बाफ्टा फेलोशिप जो है वो फिल्म या टेलीविजन में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ।